अस्सलाम वालेकुम बेटा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा काफ़ी सारे बच्चे ये इशू डिस्कस कर रहे हैं कि सर बोर्ड्स पर लिखे हुए वर्ड समझ नहीं आते। बेटा रिकॉर्डिंग के अंदर कोई एरर नहीं है। आपने यूट्यूब आपका ऐप जो है उसके सेटिंग को ओपन करने के बाद एडवांस्ड सेटिंग के अंदर आपने 10 एचडी प्रिंट को ओके करना है। और दूसरा ये है कि आप कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर लेक्चर को सुनें, क्योंकि मोबाइल से इसकी रिकॉर्डिंग की गई है तो कंप्लीट स्क्रीन अपने मोबाइल की कर लें और इसके ऊपर अपने लेक्चर को सुनें। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट एक दूसरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जिसने आके साबित किया था कि क्लासिकल फिजिक्स वाकई में सब एटॉमिक लेवल पर फेलियर का शिकार है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ये तो साबित कर चुके थे कि अगर लाइट की पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया जाए और ये समझ लिया जाए कि लाइट छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी फोटॉन्स पर मुश्तमिल है और वो फोटॉन्स जाकर जब भी मेटल की सतह पर पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करने के बाद वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन को इमिट करा देते हैं। अब ये मामला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक किसी मैटर की वेव की खसूसियात अलग चीज़ हैं और मैटर की पार्टिकल की जो खसूसियात हैं वो अलग चीज़ हैं। वो दोनों को इंटरमिक्स नहीं करती थी। क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक वेव हमेशा कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रखेगी, उसका कोई एक वेव पैकेट होगा, वहीं पार्टिकल के पास स्पीड होगी, उसका मास होगा, उसका मोमेंटम होगा। अलग तरह से इन दोनों को वो डील करती थी। कभी क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेव पार्टिकल बिहेवियर नहीं जाहिर कर सकती या वेव पार्टिकल के साथ जाकर अपनी एनर्जी एक्सचेंज और अपना मोमेंटम ट्रांसफर कभी नहीं कर सकती, और जो एक पार्टिकल है वो कभी वेव के साथ आकर अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता, वो मोमेंटम एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मुताबिक ये दोनों अलग अलग खसूसियात हैं मैटर की। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ने 19वीं सदी के आखिर के अंदर और 20वीं सदी के इब्तिदा के अंदर यह साबित किया कि वाकई में सब एटॉमिक लेवल के ऊपर एक मैटर से एसोसिएटेड दोनों तरह की प्रॉपर्टी सामने आना शुरू हो जाती हैं। दो एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे उनके अंदर पहला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसने आके साबित किया कि लाइट, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो कि एक बहुत बड़ी ब्रांच थी क्लासिकल फिजिक्स की, उसे क्या कहती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और कभी भी ये पार्टिकल का बिहेवियर नहीं जाहिर करते। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने आके साबित किया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जैसे ही ये लाइट इलेक्ट्रॉन से टकराती है तो अपनी पार्टिकल खसूसियात जाहिर करती है, और वहां लाइट को पार्टिकल बिहेवियर देने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी फोटॉन्स का नाम दिया था आइंस्टाइन ने। दूसरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कॉम्पटन इफेक्ट है। ये उससे भी बढ़ के आया, इसने मजीद आके साबित किया कि हाई एनर्जेटिक हाई फ्रीक्वेंसी रखने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें एक्सरेज कहा जाता है, ये खुद सब एटॉमिक लेवल के ऊपर इलेक्ट्रॉन से ऐसे टकराती हैं जैसे पार्टिकल टकरा रहे हो एक दूसरे के साथ। कॉम्पटन इफेक्ट 1923 के अंदर 1923 आर्थर होली कॉम्पटन एक साइंटिस्ट थे। आर्थर होली कॉम्पटन इन्होंने साबित किया था कि एक्सरेज, जिन्हें हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, जब ये ग्रेफाइट के ऊपर पड़ती हैं तो ग्रेफाइट के अंदर मौजूद लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से इस तरह टकरा रही होती हैं, इस तरह कोलाइड कर रही होती हैं जैसा कि पार्टिकल पार्टिकल से कोलाइड करता है। और जब इस फिनोमेना को इसने ऑब्जर्व किया तो उससे अपने ही नाम से मंसूब कर दिया कि ये इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट है। सिंपल इसकी डेफिनेशन की जाती है, the phenomena of change in wavelength of X-rays after colliding with the electrons is called as Compton effect। कॉम्पटन ने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जैसे ही एक्स-रेज जाकर इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं तो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद स्कैटरिंग प्रोसेस से जब स्कैटर्ड हो जाती हैं तो इनकी वेवलेंथ में तब्दीली आ जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो उस इफेक्ट को इसने नाम दिया था कॉम्पटन इफेक्ट का। इसे दूसरी तरह से भी डिफाइन किया जाता है, the phenomena in which wavelength of scattered X-ray increase after the collision with loosely bound electrons of graphite target is called as Compton effect। एक ऐसा मजहर
जिसके अंदर एक्स रेज की वेवलेंथ बढ़ जाती है उन इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के अंदर लूजली तौर पर बाउंड थे। ग्रेफाइट को टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेरिमेंट किस तरह से इसने परफॉर्म किया था, यहां एक छोटी सी डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक एक्सरे सोर्स से ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर एक्सरेज को फॉल किया जाता है। ये एक्सरे सोर्स है, एक्सरे सोर्स, और यहां से इन एक्सरेज को आगे ग्रेफाइट टारगेट, ग्रेफाइट टारगेट, इस टारगेट के अंदर मौजूद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स से जब ये एक्सरेज आकर टकराती हैं तो उस वक्त ये देखने में आया कि जो वेवलेंथ है एक्सरेज की, इंसिडेंट वेवलेंथ, वो हमेशा कम रहती है स्कैटर्ड वेवलेंथ के। एक्सरेज जिनको इस ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर इंसिडेंट किया गया था उनकी वेवलेंथ कम रहती है। जब इस टारगेट के इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद एक्सरे स्कैटर्ड होती हैं तो उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। अगर आने वाली एक्सरेज की वेवलेंथ को लैम्डा आई, जिसे इंसिडेंट वेवलेंथ कहा जाता है, और स्कैटर्ड होने वाली एक्सरेज की वेवलेंथ को लैम्डा एस से डिनोट कर दिया जाए तो इसमें जो तब्दीली आती है वो अगर थीटा एंगल कंसीडर कर लिया जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए कॉम्पटन ने एक रिलेशन कैलकुलेट किया था मैथमेटिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। इसने जो मैथमेटिकल रिलेशन कैलकुलेट किया था वो मैथमेटिकल रिलेशन बराबर था डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, जहां वेवलेंथ में तब्दीली बराबर है एच ओवर एम नॉट सी। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, सी स्पीड ऑफ द लाइट है, 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा वो एंगल है इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ और स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ के दरमियान में ये एंगल होता है जिसे थीटा कहा जाता है। अब इसने क्या कैलकुलेशन की थी, इसने कहा था कि भी एक्सरेज, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को इस तरह इसने वाज़ेह किया था कि इसने कहा था कि एक्सरेज जो हैं ये फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। फोटॉन्स, वो फोटॉन्स जिनको आइंस्टाइन अपनी थ्योरी के अंदर पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम दे चुका था, क्वांटा का नाम इसे प्लांक्स पहले दे चुके थे, फोटॉन्स पर मुश्तमिल हैं। और ये फोटॉन्स जब कोलाइड्स विद लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स like billiard ball, like billiard ball, बिलियर्ड बॉल की तरह एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई देते हैं। अब ये चीज थी जिसने आके साबित किया कि वाकई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं एक्सरेज, ये अपना पार्टिकल बिहेवियर जाहिर कर रही हैं सब एटॉमिक लेवल के ऊपर। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था ना क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक। क्लासिकल फिजिक्स तो कहती थी कभी वेव जाकर किसी भी पार्टिकल के साथ ना तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी ना अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के अंदर यह चीज सामने आ रही थी। देखें, एक एक्सरे जिसे क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रही थी, वो आकर टकरा रही हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन्स को क्लासिकल फिजिक्स पार्टिकल कहती थी। अब एक वेव आकर टकरा रही है पार्टिकल के साथ, और फिर जब यही वेव आगे दोबारा स्कैटर्ड होती है तो इसकी वेवलेंथ के अंदर तब्दीली कैसे आई, वेवलेंथ बढ़ कैसे गई, कहां से इसके पास ये मोमेंटम आ गया, कहां से इसने ये एनर्जी एक्वायर की है। बदले जब इस चीज को एक्सप्लेन किया कॉम्पटन ने तो उसने वही फोटॉन थ्योरी इस्तेमाल की जो आइंस्टाइन ने दी थी। इसने कहा था कि भी नहीं, जो एक्सरेज हैं ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन ये अपना सब एटॉमिक लेवल के ऊपर पार्टिकल बिहेवियर जाहिर करती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए कहा था इसने कि ये एक्सरेज छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स उन्हीं फोटॉन पर ही मुश्तमिल होती हैं, और ये फोटॉन्स ही आकर इलेक्ट्रॉन्स के साथ बिलियर्ड बॉल की तरह टकरा रहे होते हैं। तो इसने क्वांटम थ्योरी की ही बुनियाद पर अपने इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया और इसीलिए ये कामयाब रहा। अब इस मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर एक जो चेंज वेवलेंथ के अंदर आता है इसको कहा जाता है कॉम्पटन शिफ्ट।
जहन में रखिएगा। वेवलेंथ के अंदर जो इंक्रीज आया था उसे नाम दिया जाता है कॉम्पटन शिफ्ट का। इसी कॉम्पटन ने अपने ही नाम से मंसूब किया था, इसे कहा था कॉम्पटन शिफ्ट। h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। डेल लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ। वेवलेंथ के अंदर तब्दीली कितनी आई है? इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ क्या थी, स्कैटर्ड एक्स रेज की वेवलेंथ क्या है, ये चेंज क्या होगा? आखिरी वेवलेंथ स्कैटर्ड एक्स रेज की वेवलेंथ में से इब्तदाई जो एक्स रेज हैं इंसिडेंट एक्स रेज की वेवलेंथ को माइनस करने से ये चेंज हमें हासिल होगा। h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं 6.63 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकंड। m नॉट रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, थीटा एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड एक्स रे है। कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन शिफ्ट के इस रिलेशन के अंदर h ओवर एम नॉट सी एक ऐसा फैक्टर था जिसे कॉम्पटन ने अपने नाम से मंसूब किया, इसे नाम दिया गया कॉम्पटन वेवलेंथ का। वजह क्या थी कि हियर इज ये जो फैक्टर मौजूद है इसका यूनिट अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये मीटर के बराबर आता है, एक लेंथ के अंदर मेजर किया जाता है, तो इसीलिए कॉम्पटन वेवलेंथ का इसको नाम दिया जाता है। अगर वैल्यूज को रिप्लेस किया जाए, h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10 रेज टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 10 रेज टू पावर माइनस 31 किलोग्राम्स के अंदर, और c स्पीड ऑफ लाइट है 3 10 रेज टू पावर 8 मीटर फी सेकंड। जब इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है तो आंसर आता है 2.43 10 रेज टू पावर माइनस 12 और मीटर्स के अंदर, जो साबित करता है ये जो थ्योरेटिकली तौर पर कैलकुलेटेड वैल्यू है इस कॉम्पटन वेवलेंथ की, ये वही वेवलेंथ कैलकुलेट होती है जो इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से हासिल हुई थी। तो इस थ्योरेटिकल वैल्यू का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के साथ मैच कर देना ये इस बात की दलील थी कि वाकई में जैसे कॉम्पटन कह रहे हैं कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये बिल्कुल सब एटॉमिक लेवल के ऊपर अपना पार्टिकल बिहेवियर जाहिर कर रही हैं। ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स रेज ये फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं और बिल्कुल ये फोटॉन्स पार्टिकल जाकर इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपना पार्टिकल बिहेवियर जाहिर करते हुए उनसे बिलियर्ड बोर्ड की तरह टकरा रहे होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से मैच कर गया था। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनाता है, साबित करें h ओवर एम नॉट सी हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसके जो यूनिट्स है वो लेंथ के बराबर हैं। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है, h प्लैंक्स कांस्टेंट इसके यूनिट्स पुट करें जूल सेकंड डिवाइडेड बाय मास हमेशा किलोग्राम्स के अंदर मेजर किया जाता है, जबकि c स्पीड ऑफ लाइट है तो मीटर फी सेकंड के अंदर मेजर की जाएगी। जूल एनर्जी का यूनिट है, इसका यूनिट आप वर्क से निकाल सकते हैं। वर्क हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हासिल जरब होता है, तो यहां इसे मैं न्यूटन मीटर यूनिट्स की सूरत के अंदर लिख रहा हूं, न्यूटन मीटर और इसके साथ सेकंड मौजूद है, डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर फी सेकंड डिवाइड किया गया। फिर से न्यूटन F बराबर है ma के रिलेशन से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट बनता है, तो किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर और इधर से मीटर सेकंड ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइडेड बाय किलोग्राम मीटर फी सेकंड। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसल आउट, मीटर से मीटर कैंसल आउट। यहां देखें सेकंड की वैल्यू -2, सेकंड की पावर है -2 है और सेकंड की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर्स को ऐड करेंगे -2 + 1 तो -1 आंसर आएगा। वो -1 का सेकंड इस नीचे वाले सेकंड से कैंसल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग जो आंसर है वो मीटर, और यही हमने साबित करना था। अगर आप इसको दूसरे अंदाज में देखना चाहें, एक जगह पर उसने ऐसे भी पूछा हुआ है, साबित करें कि h ओवर एम नॉट सी इसकी जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ से मिलती हैं। जाहिर सी बात है, मीटर बुनियादी मिकदार लेंथ का यूनिट है, तो डायमेंशन जब बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल डायमेंशन उससे मैच कर जाएंगे। यहाँ एक हिंट सुन लीजिए बच्चे, हमेशा जब भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको जो फार्मूला दिया जाता है उसमें से जब आप डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले फोकस जाना चाहिए उसके यूनिट्स के ऊपर। ऐसा यूनिट बनाएं उसके जहां जहां डिराइव्ड यूनिट्स हैं आप उनको बेस यूनिट्स के अंदर बदलें। बेस यूनिट्स के बाद जैसे ही बेस यूनिट के अंदर इसकी कन्वर्जन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली तौर पर आपके पास उसकी डायमेंशन कैलकुलेट हो जाएंगी। क्लियर? इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हमारे पास होते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, पहला केस है। थीटा क्या था? इंसिडेंट एक्स रेस
की वेवलेंथ और स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ के दरमियान में एंगल, अगर ये एंगल थीटा 0 डिग्री हो तो कॉम्पटन शिफ्ट का रिलेशन डेल लैम्डा बराबर होगा h ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कास 0 डिग्री। हम जानते हैं कास 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। क्लियर? तो इसी कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू h ओवर एम नॉट सी वैसे का वैसे रह जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये सारा फैक्टर 0 कर देगा। अब यहां से गौर कीजिए, कॉम्पटन शिफ्ट बिकम्स 0। लफ्ज एक और भी इस्तेमाल किया जाता है, बिकम्स मिनिमम। ये 2 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। अगर इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ के दरमियान में एंगल 0 डिग्री हो तो उस केस के अंदर कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू मिनिमम होती है, 0 होती है। अब गौर कीजिएगा, यहां एक और थ्योरेटिकल केस कैसे बनाते हैं, इफ द इंसिडेंट एक्स रेज एंड स्कैटर्ड एक्स रेज आर इन फेज। इन फेज से मुराद क्या है कि इनके दरमियान में किसी किस्म का कोई फेज चेंज ना हो, 0 डिग्री के एंगल पर हो। या लफ्ज एक और इस्तेमाल किया जाता है पैरेलल हो, उस केस के अंदर हमेशा याद रखिएगा कॉम्पटन शिफ्ट 0 हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये सारे वर्ड्स ध्यान में रखें क्योंकि वो क्वेश्चन को घुमा सकता है। थोड़ा सा उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज करना है, जो बच्चा इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करके बैठा होता वो भूल जाता है, वो कहता है कि यार पता नहीं कहां से आ गया। ठीक है, तो ये सारे लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इंसिडेंट एक्सरे या इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ के दरमियान में अगर एंगल 90 डिग्री का हो, उस केस के अंदर कॉम्पटन शिफ्ट डेल लैम्डा बराबर होगा h ओवर m नॉट सी 1 माइनस cos 90। हाँ जी बच्चे, किस चीज के बराबर होता है cos 90? सर cos 90 0 के बराबर होता है। क्लियर? अगर इस फैक्टर को 0 पुट करेंगे, h ओवर m नॉट सी 1 माइनस 0, 1 में से 0 को निकालें 1 ही रहेगा, ये h ओवर m नॉट सी के बराबर होगा। डेल लैम्डा जिसे कॉम्पटन शिफ्ट कह रहे हैं और h ओवर m नॉट सी को अभी हमने कहा ये कॉम्पटन वेवलेंथ है, दोनों इक्वेट हो गई हैं। यहां से जाहिर होता है कॉम्पटन शिफ्ट बिकम्स इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है बच्चे, ये बात क्लियर है? अब यहां गौर कीजिए, वो दूसरे लफ्ज जो यहां इस्तेमाल किए हैं, इफ द इंसिडेंट एक्सरेज एंड स्कैटर्ड एक्सरेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ द कॉम्पटन शिफ्ट बिकम्स इक्वल टू द कॉम्पटन वेवलेंथ। ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है वो इंसिडेंट वेवलेंथ का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, तो आपने वेवलेंथ एक्सरेज की ही कंसीडर कर लेनी है क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हम इन्हीं दोनों चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहां लैम्डा आई इसीलिए लिखा गया है, ये वो उस इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ को जाहिर कर रहा है, और जबकि दूसरा लैम्डा एस ये स्कैटर्ड एक्सरेज की वेवलेंथ को जाहिर कर रहा है। क्लियर? ये दो लफ्ज इस्तेमाल। थर्ड केस हमारे पास आता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ के दरमियान में अगर थीटा 180 डिग्री हो, उस केस के अंदर डेल लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट सी 1 माइनस cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की बच्चे वैल्यू क्या होती है जी? cos 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को पुट किया जाए h ओवर m नॉट सी 1 माइनस फिर माइनस 1, क्योंकि cos 180 डिग्री की ये वैल्यू पुट करनी है, और इस वैल्यू को जैसे ही रिप्लेस करेंगे यहां पर, तो 1 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो h ओवर m नॉट सी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2h ओवर m नॉट सी। यहां कॉम्पटन शिफ्ट बिकम्स मैक्सिमम, कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम। अक्सर बच्चों को बेटा इसलिए गलती होती है कि उनके जहन के अंदर, क्योंकि यहाँ काज फैक्टर आ रहा है, तो काज फैक्टर के ऊपर काज की वैल्यू 0 पर ज्यादा से ज्यादा होती है, वो इस 0 डिग्री के ऊपर ही कॉम्पटन शिफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू को एमसीक्यूज के अंदर अटेम्प्ट कराते हैं, जो गलत है, रॉन्ग कंसेप्ट है। आपने इस मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर खुद से वैल्यूज को रिप्लेस करना है।
हियर इज वो एंगल 180 डिग्री है जिस पर कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। अब गौर करें 180 डिग्री के लिए अगर इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ के दरमियान में एंगल की बात की जाए तो कैसे होंगे, एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होंगे। ठीक है, इंसिडेंट वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होती हैं, तब जाकर कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम दिखाई देता है, कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। क्लियर, आउट ऑफ फेज हो, एंटी पैरेलल हो एक दूसरे के साथ, एंटी पैरेलल के केस के अंदर हमेशा कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद एक अहम पॉइंट, एक अहम एमसीक्यू आपके बोर्ड के अंदर भी आ चुकी है और एंट्री टेस्ट के अंदर भी एक जगह पर आ चुकी है, वो ये है कि अगर दोनों एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को देखा जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और कॉम्पटन इफेक्ट को, इन दोनों के अंदर एक चीज सामने आई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर की सूरत के अंदर जितने भी फोटोन आ रहे होते हैं वो फोटोन आकर कंप्लीटली तौर पर एब्जॉर्ब हो जाता है और मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो जाती है। अपना एक फोटोन अपनी एनर्जी को कंप्लीटली तौर पर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। ये पहला पॉइंट आपने जहन में रखना है। जबकि अभी कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर देखना चाहें तो एक तो ये स्कैटरिंग प्रोसेस है, जेस एक्सरेज ही आ रही हैं और आखिर के अंदर एक्सरेज ही जा रही हैं, लेकिन एक्सरेज की वेवलेंथ के अंदर इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर मामला क्या बनता है कि एक्सरेज के जितने भी फोटॉन हैं वो आकर कुछ हद तक अपनी एनर्जी, कुछ हद तक अपने मोमेंटम को, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को इतनी अमाउंट में एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर नहीं करते कि वो मेटल की सतह में से निकल जाए, वहां से खारिज हो जाए। तो यहां पार्शियल ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम और एनर्जी होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और मोमेंटम होता है, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और पार्शियल ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कॉम्पटन इफेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।